हाँ तो बच्चों, आज शुरू करेंगे एक बहुत छोटी सी यूनिट है, यूनिट नंबर 5। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है भाई, बहुत ही छोटी यूनिट है, बहुत ही आसान यूनिट है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन कवर सब कुछ करूंगा। सबसे पहली बात देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना थोड़ा थोड़ा हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसका इतिहास, यानी कि हिस्ट्री। भाई इसमें ना सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है भाई साइंटिस्ट का? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल सेड दैट देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर। मैक्सवेल ने कहा कि नेचर में ना बहुत सिमेट्री है। अच्छा, मैक्सवेल के इस बात से कहने का मतलब क्या था, ये चीज समझो। मैक्सवेल ने क्या ऑब्जर्व किया कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ये हम लोग टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। तो उसने कहा कि यार एक फील्ड ना इनके कॉम्बिनेशन से भी बननी चाहिए, और उन्होंने उन फील्ड्स को या उन वेव को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात को समझना, मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने कहा कि देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर। मैक्सवेल ने कहा भाई नेचर में ना बहुत ज्यादा सिमेट्री है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सवेल वो पहला व्यक्ति था जिसने थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया था ईएम वेव्स की एग्जिस्टेंस को। मैक्सवेल थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव्स। मतलब इसने ना थ्योरेटिकली बताया कि ईएम वेव्स होती हैं। बात सही है। ईएम वेव्स को प्रोड्यूस किसने किया? हर्ट्ज ने। ईएम वेव्स को प्रोड्यूस किसने किया? हर्ट्ज ने। तो हर्ट्ज ने बेसिकली क्या किया कि ही एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड ईएम वेव्स। हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सपेरिमेंटली पैदा किया। एक टाइम में हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन ये पूरा ही 3 नंबर का आ जाता था, तो इसको हटा दिया क्योंकि पूरा चैप्टर ही 3 नंबर का है। लेकिन मान लो ये सवाल पूछा गया है पेपर में कि भाई गिव द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव की ब्रीफ हिस्ट्री दीजिए। तो अगर आपसे ब्रीफ हिस्ट्री पूछी जाए तो आप मैक्सवेल और हर्ट्ज दोनों की बात लिखेंगे। यह सवाल भी पूछा गया है पेपर में कि वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया, तो वो साइंटिस्ट मैक्सवेल है। और वो साइंटिस्ट जिसने एक्सपेरिमेंटली पैदा किया, वो साइंटिस्ट कौन है? हर्ट्ज है। बात आई समझ में? दूसरी चीज जो थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है हमको ये जाननी कि यार ओरिजिन क्या होता है ईएम वेव का। ओरिजिन क्या है ईएम वेव का? तो ईएम वेव का ओरिजिन होता है एक्सेलरेटेड चार्ज। कैसा चार्ज? ध्यान रखना, मैं यहां पे ये भी लिख सकता था चार्ज इन मोशन या मूविंग चार्ज, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा। मैंने लिखा एक्सेलरेटेड चार्ज, क्योंकि मूव करेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेट करेगा ही करेगा। आई ना बात समझ में? तो अगर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ईएम वेव्स। क्या प्रोड्यूस करेगा? सब कुछ जान लिया, ये जान लिया हिस्ट्री क्या थी, ये भी जान लिया ओरिजिन क्या था। क्या नहीं जाना? होती क्या है क्या? ईएम वेव एक्चुअली होती क्या है? आओ, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें 2 वेक्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर और एक मैग्नेटिक वेक्टर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के भी 90 डिग्री पर होते हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है
उस डायरेक्शन के भी 90 डिग्री होते हैं। मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं, इधर ध्यान दो। जैसे मान लो वेव इधर जा रही है, ये वाला हाथ इलेक्ट्रिक वेक्टर है मेरा, तो ये ऐसे रहेगा, वेव के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, और ये वाला हाथ मेरा मैग्नेटिक वेक्टर है, तो मैग्नेटिक वेक्टर भी कितना डिग्री एंगल बना रहा है, एक दूसरे के साथ भी 90 डिग्री, और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके साथ भी। और ये चलती कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, फिर अगले स्टेप में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, फिर अगले स्टेप में इलेक्ट्रिक, फिर अगले स्टेप में इलेक्ट्रिक, उल्टा, मतलब ये चलता रहेगा, ऐसे घूमती रहती हैं, है ना। तो जब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने को भी पेपर में आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो एक्स, वाई और जेड तीनों तो परपेंडिकुलर ऐसे ही हो सकती हैं। तो देखो वेव ऐसे बनती है, कुछ ऐसे ऐसे, वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर वाई एक्सिस में और मैग्नेटिक वेक्टर कौन से एक्सिस में, जेड एक्सिस में। ये ऐसे बनेगा डायग्राम, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक, तो ये मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक, गड़बड़ कर दी, थोड़ा टेढ़ा बनाना पड़ेगा, ये ऐसे आएगा ना, ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक, वापस से इलेक्ट्रिक, और वापस से मैग्नेटिक। बोलो आया, हाँ ना बोलो, सही से बना देता हूं इसको, रुको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ऐसे आई बात समझ में। तो ऐसे ये वेव आगे चलती है। एग्जामिनर इस सवाल को कई कई बार घुमा के पूछ चुका है कि भाई वेव को एक्स एक्सिस में जाके दिखा, तो एक्स इधर बना दो, करना कुछ नहीं है, तो मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट घुमाने हैं। वो बोलते जेड में, वेव जेड में जानी चाहिए, तो एक्स की जगह क्या कर दो, इसको घुमा दो पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जेड ले आओ, हाँ ना बोलो। सवाल ये भी पूछा जा चुका है पेपर में कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पर हैं, वो तुमसे ये भी पूछ लेगा कि अगर वेव एक्स एक्सिस में जा रही है और इलेक्ट्रिक वेक्टर वाई एक्सिस में, तो बता मैग्नेटिक वेक्टर कौन सी एक्सिस में होगा, जेड में। बात समझ आई। ये सारे सवाल जो मैंने तुम लोग को आज जो फाइल भेजी है उस फाइल में हैं, आई ना बात समझ में, हाँ ना बोलो। साथ के साथ में बेसिकली क्या होगा, ये वीडियो जब YouTube पर अपलोड की जाएगी ना, तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी वो फाइल मिलेगी, तो वहां से भी तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। बात समझ आई। तो पहले इतना लिखो, फिर मैं तुमको EM वेव की डेफिनेशन डिक्टेट करूंगा। हुआ भाई, बन गया चित्र। डेरिवेशन लिखो, वो डेरिवेशन कह रहा हूं, सॉरी, डेफिनेशन लिखो। EM वेव की डेफिनेशन में लिखेंगे, दे आर दी वेव्स, they are the waves in which electric vector and magnetic vector vibrate at 90 degree to each other, at 90 degree to each other, as well as to the direction of wave propagation, 90 degree to each other as well as to the direction of wave propagation। बोलो क्लियर है भाई, यहां तक की बात समझ में आई। आओ अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, पहले इसको रब कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ला 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 ला, ये सब काट दूंगा मैं एडिटिंग में, टेंशन नॉट। मैंने बंदा हायर कर रखा है स्पेशली इस काम के लिए, ये गीला करना ही पड़ेगा। इट्स बेसिकली अ पेन, इसको ऐसे साफ करना ना,
इट्स अ पेन। और पता है जब मैं इसको साफ कर रहा होता हूं ना तो मेरे को डेली ध्यान आता है कि मैं सर को बताऊंगा कि इस पे थिनर यूज कर दो एक बारी, ये सही हो जाएगा। एंड मैं भूल जाता है फिर। गए, मेरा वेट कर रहे थे। हाँ मैंने उनको बोला था, मैंने कहा यार मेरे लिए जाते हुए बोल दूंगा। हाँ मैंने आज उनको बोला था, मैंने कहा यार गाड़ी की जगह रोक के रखना यार, बहुत दूर खड़ी करनी पड़ती है मेरे को, तो आज मैं यहीं तक ले आया, बच गया ना, गरीब आदमी, बहुत पैदल भागना पड़ता है। आओ आगे बढ़े भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ेंगे बोलो? प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बेसिकली तुम लोगों ने ना 11th क्लास में भी पढ़ी होगी। क्या है प्रॉपर्टी? दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये ना ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। कौन सी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, बिना मीडियम के भी जाती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट which is given by c is equal to 1 upon under root mu naught epsilon naught। ये जितनी बार भी वेव्स है ना, ये सारी की सारी वेव्स लाइट की स्पीड से चलती हैं, जिसमें म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। ठीक है ना? तो इनकी वैल्यूज जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तब c की वैल्यू निकल के आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इस प्रॉपर्टी पे बड़ा सवाल पूछा गया है भाई। सीबीएसई के अंदर जो फाइल मैंने तुम लोगों को भेजी थी और जो फाइल अपलोड की जाएगी, उस फाइल में इस पर तुम देखोगे अंधाधुंध सवाल है। क्या क्या सवाल पूछा गया? वो सबसे पहले बोलेगा भाई एक ऐसी क्वांटिटी बता जो हर ईएम वेव के लिए सेम हो। आंसर है वेलोसिटी, सबकी सेम है। फिर पूछेगा इज देयर एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज कांस्टेंट फॉर ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? यस, द क्वांटिटी इज वेलोसिटी। राइट द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। सो यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला। इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। हाँ ना बोलो, समझ आ गया? अगली प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, अलग से सवाल भी आते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि E को अगर डिवाइड करूं B से तो आंसर क्या आएगा? लाइट की स्पीड। अब एक तो ये पूछ ही लेगा, ये डायरेक्ट थ्योरी में पूछता है कि बता भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो किसके बराबर है? तो भाई लाइट की स्पीड के बराबर है। कई बारी B की वैल्यू दे देगा, बोलेगा E निकाल, E की वैल्यू दे देगा, बोलेगा B निकाल। हाँ ना बोलो, बात समझ में आई ना? तो E/B बराबर क्या होता है? C, है ना? दे अंडरगो मैक्सिमा एंड मिनिमा साइमल्टेनियसली। 5 कर लेते हैं पूरी। दे अंडरगो मैक्सिमा एंड मिनिमा साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली 2 वेक्टर हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। जब इलेक्ट्रिक की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक उसी टाइम पर मैग्नेटिक की वैल्यू भी क्या होती है? मैक्सिमम। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी ओरली मैं तुम्हें बता देता हूं, 5 बहुत हैं।
अगर प्रॉपर्टी आई भी है आज तक बोर्ड में ना, तो 4 प्रॉपर्टी लिखने को आई है, इससे ज्यादा नहीं आई, ठीक है। और मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बता भी देता हूं, एक और प्रॉपर्टी है कि ऑल द ऑप्टिकल इफेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक वेक्टर, हेंस द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट वेक्टर। इलेक्ट्रिक वेक्टर को कौन सा वेक्टर भी बोल देते हैं? बात चमकी, हाँ ना बोलो, उतारो। ये अंकल जी मेरे को इतने मैसेज भेजते रहते हैं जैसे मैं ही राजनीति ज्वाइन करने वाला हूं, अभी कल ही ज्वाइन कर लूंगा जैसे। ये वीडियो चलेगी मेरी, कल रात को जो वीडियो डाली है ना, इस पे लगातार व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। इस पे व्यू भी बढ़ रहे हैं और मजे की बात यह है कि एंगेजमेंट बढ़ रही है। मेरा कहीं पानी चल रहा है। YouTube रिकमेंड करने लग गया ना वीडियो को। 109 व्यूज तो YouTube के रिकमेंडेशन से आई है। पानी कहाँ चल रहा है, मेरी जान पे आफत बन जाए। कोई मोटर चली हुई छोड़ गया है शायद से, एकदम मस्त ना, कि दिख थोड़ा छोटा छोटा रहा है, बट कट करूंगा फ्रेम को ना तो बड़ा हो जाएगा। सही है। YouTube की रिकमेंडेशन की लिस्ट में आ गए ना, बस फिर एकदम से हिट हो जाएंगे। यही तो मजो है जिंदगी को। पता है YouTube की एल्गोरिदम काम करती है जब आप रेगुलर रहते हो। अब जैसे मैंने कल वीडियो डाली, अब कल एग्जैक्टली उसी टाइम पे सेकंड वीडियो डालूंगा, देन फिर सैटरडे को एग्जैक्टली उसी टाइम पे। अब TTS में वीडियो डालने लगी, MWF रह गया ना, इसमें छोटी छोटी वीडियो डालूंगा। नीट और जेई के क्वेश्चंस की, 2 नीट के क्वेश्चन ले लिए, आओ सॉल्व करें। 2 जेई के क्वेश्चन ले लिए, आओ। जेई के तो होते नहीं हर किसी से, अपन कराएगा। ये बाहर है, कोई आंटी जी ने मोटर चला के छोड़ दी है। आंटी जी बिग बॉस देखने लग गई होंगी फिर। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही है। कितने बजे? 7:30 बजे की क्लास होती है? 7:30 तक होती है। अब नहीं होएगी क्लास, टेंशन मत ले। अब मैं तुम लोगों को उसी टाइम पे ज्वाइन कराया करूंगा बस। हाँ, सैंपल पेपर तो इकट्ठे ही कर लेंगे ना। अब टेस्ट लेने के लिए बुलाया करूंगा तुम लोग को। अनेजा सर ले लेंगे या दीदी ले लेंगी। मैं बैठ के क्या करूंगा, ऐसी बातें ही तो फोड़नी है अननेसेसरी। मैं जब तक अपना टाइम कुछ अच्छे काम। हाँ, अगर तुम लोग को डाउट होंगे, तुम बोलोगे सर डाउट बताओ, तो मैं ऑफलाइन आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आके बताऊंगा। सपोर्ट पूरा है, ऐसा नहीं है मतलब कि तुम लोग को अकेले जंगल में लड़ने के लिए छोड़ दिया कि जाओ बेटा मरो, हम तो कुछ नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो गया भाई? करें रब? पहले इसको मिटा लेना, क्योंकि वो तो एक जबरदस्त प्रोसेस है। जल्दी हो जाता उससे, इससे पकड़ नहीं बनती ना सही से। चलो कोई बात नहीं, somehow we have managed to do so। डस्टर तो मेरे पास, एक्चुअली मेरा तो क्या है इंस्टीट्यूट का, मैं बताऊं, मैं ना साल भर की स्टेशनरी खरीदता हूँ इकट्ठी।
तो मेरे पास एक साथ में लाता हूं 24 डस्टर, 3-4 डब्बे काले पेन के, 2 डब्बे लाल पेन के, 2 डब्बे नीले पेन के, फिर स्याहियां भर भर के, क्योंकि मेरे यहाँ तो सुबह से शाम तक होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका ना। और मैं सही बात बताऊं, पर्सनली एक बात बोलूंगा, मैं ना किसी मार्कर को इतने दिन नहीं चला पाता। मेरे हाथ में मार्कर टिकता है मुश्किल ब मुश्किल 15 दिन, 16वें दिन फेंक देता हूं। क्योंकि रीजन है, टिप खराब नहीं भी हो ना तो भी मैं बताता हूं क्या होता है। ये जो फॉर्म है ना इसके अंदर, इसकी इंक को एब्जॉर्ब करने की ताकत 10-20 बार की ही होती है बस। उसके बाद तुम इंक डालोगे, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा और चलेगा भी नहीं। फिर या तो 3-3, 5-5 बूंद करके डालो, वो उतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि 5-5 बूंद में डालता मरूं। इसमें मैं तो मर ही जाऊंगा, जहर खाना पड़ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़े भाई, आओ। EM स्पेक्ट्रम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ना 90% क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आता है ना, वो इसमें से आता है क्या पहले समझ लो, फिर मैं डेफिनेशन बोलूंगा। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारी हैं। हम अगर उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज कर दें, या तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से या वेवलेंथ के हिसाब से, तो उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो लिखेंगे जरा डेफिनेशन में, द ऑर्डरली अरेंजमेंट, द ऑर्डरली अरेंजमेंट of all the electromagnetic waves, of all the electromagnetic waves is called electromagnetic spectrum, is called electromagnetic spectrum। आओ देखो हम भी अरेंज करते हैं, इससे तुम्हें यह भी पता लग जाएगा कि ईएम वेव्स होती कौन कौन सी हैं। आइए ऑर्डरली अरेंज करें। सबसे पहले गामा रेज, वाई इनका सिंबल है, एक्स रेज, अल्ट्रा वॉयलेट रेज, यूवी रेज, फिर आई विजिबल लाइट, ठीक है, फिर क्या आएगी, इंफ्रारेड रेज, फिर आएगी माइक्रोवेव्स, और बिल्कुल एंड में आएगी रेडियो वेव्स। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती है और वेवलेंथ जो है वो घटती है। यानी कि गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे, आई बात समझ में? पहली बात। दूसरी बात, हमें कुछ याद करनी है चीजें, जैसे कि हमें याद करनी है इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज, इनकी वेवलेंथ की रेंज, इनको किसने डिस्कवर किया, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं और ये कैसे डिटेक्ट होती हैं। उसके लिए जो फाइल आप लोगों को भेजी गई है उसमें एक टेबल बनी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है उस टेबल में। और जो लोग YouTube पे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस फाइल में वो पूरी टेबल है। सो टेबुलर फॉर्मेट में आप याद कर सकते हैं, इसमें मेरे समझाने का कुछ नहीं है। अब गामा रेज की फ्रीक्वेंसी की रेंज 10 की पावर 24 है तो है, वो एक फैक्ट है और हमको क्या करना पड़ेगा, याद। सवाल आते हैं इस पर, पहली बात। दूसरी बात, हमें पढ़ने हैं इनके यूजेस। जैसे वैसे तो बहुत सारे यूज हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यूज मैं बता रहा हूं। जैसे गामा रेज का क्या यूज है भाई, दे आर यूज्ड
फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, रेडियोथेरेपी, यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये वो यूज लिख रहा हूं जो पेपर में पूछे गए हैं। एक्सरे का क्या इस्तेमाल होता है भाई? टू व्यू इंटरनल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, है कि नहीं है? अरे भाई हड्डी टूट जाती है तो अपन लोग एक्सरे कराते हैं ना यार, तो एक्सरे यूज होती है। और एक्सरे का क्या यूज है? टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर, वो यहीं से एक्सरे से पता लगता है। अल्ट्रावायलेट रेज, याद करो हमारे घरों में प्योरीफायर लगे होते हैं, उन पे क्या लिखा होता है? आरओ प्लस यूवी। तो टू प्योरीफाई वाटर या टू किल जर्म्स इन वाटर, अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल होता है। और बोलो अल्ट्रावायलेट रेज का यूज टू डिटेक्ट फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, इनविजिबल हैंड राइटिंग पकड़ने में यही काम आती है। हाँ ना बोलो? ओजोन किसको एब्जॉर्ब करती है? यूवी रेडिएशंस को। आई बात समझ में? ओजोन इन्हीं को एब्जॉर्ब करती है, इन्हीं से टैनिंग होती है स्किन की। यूवी रेस से ही स्किन की क्या होती है? टैनिंग। वेल्डर्स स्पेशल ग्लास पहनते हैं अपनी आंखों को बचाने के लिए, वो इन्हीं से बचाने के लिए ग्लास पहनते हैं। और इनसे एक आई सर्जरी भी होती है विच इज कॉल्ड लासिक आई सर्जरी। यूवी रेज, आई बात समझ में? विजिबल लाइट से हम देख पाते हैं। इंफ्रारेड रेज को हीट रेज भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम कौन सी रेज है? हीट रेज। इनका इस्तेमाल थेरेपी के लिए होता है भाई। चोट लग जाए तो गर्म पानी की सिकाई करते हैं, तो थेरेपी के लिए यूज होता है। दूसरा, टू टेक फोटोग्राफ ऑफ अर्थ अंडर फॉगी कंडीशंस। अर्थ का फोटोग्राफ लेने के काम आते हैं कौन सी कंडीशंस में? फॉगी कंडीशंस में। बोलो क्लियर है? टू टेक फोटोग्राफ ऑफ अर्थ अंडर फॉगी कंडीशंस। या नाइट विजन कैमराज में भी ये काम आती है इंफ्रारेड रेज। माइक्रोवेव, सबसे जबरदस्त यूज रडार और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में ये यूज होती हैं। साथ के साथ घरों में माइक्रोवेव ओवंस में यूज होती हैं। हाँ ना बोलो? और रेडियो वेव्स का एक तरीके से कह सकते हैं यूज है, ये टेली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे जाते हैं, इनके यूजेस के ऊपर, इनकी वेवलेंथ के ऊपर, इनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, प्रोडक्शन और डिटेक्शन के ऊपर। हाँ ना बोलो? यहां पर आकर के खत्म हो गया ये चैप्टर, केवल इतना सा ही है। अब आप क्या काम करेंगे? इसको पढ़ेंगे, जो मैंने बेसिकली टेबल दिया है उसको याद करेंगे और इसके क्वेश्चंस क्या करेंगे? अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है भाई? अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है क्वेश्चंस में, जो मैंने अपलोड कर रखे हैं, भेजे हैं ना क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो मुझसे पूछिए। ठीक है? और ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन में डाल देंगे क्वेश्चन को, तो उसका आंसर बता दिया जाएगा। अब अगली वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है भाई?